राइट। तो पहली बात मैंने कही कि विद्रोह का कारण क्या है। क्या कारण रहा कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में इतनी बड़ी एक क्रांति हुई जिसने पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हिला ही दिया गया। परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म ही हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि 1857 के विद्रोह का क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हो रही है। दूसरी बात है कि इस विद्रोह का प्रसार कहां कहां हुआ। इस विद्रोह का प्रसार कहां कहां हुआ और इस विद्रोह के जहां जहां प्रसार हो रहा है उसके नेतृत्वकर्ता कौन है। राइट, नेतृत्वकर्ता। तीसरा मैंने कहा कि विद्रोह का कारण क्या है, विद्रोह के नेता कौन है। तो क्या कारण वो रहा है कि यह विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। तो विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे कि जिसकी वजह से यह विद्रोह असफल हो गया। तीसरी बात मैं कहूंगा कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था और अंत में 1857 की क्रांति को तो अंग्रेजों ने दबा दिया, क्रांतिकारियों की पराजय हो गई, लेकिन इसके परिणाम क्या हो रहे हैं इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने कहा कि पहली बात ये आ रही है कि 57 की जो क्रांति हो रही है, विप्लव हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो मैंने कहा 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के कई सारे कारण है ना, बहुत सारे कारण है। बात समझ आ रही है ना। तो मैंने कहा पहला जो कारण होगा तो मैंने कहा 1857 की क्रांति का पहला कारण है राजनीतिक एवं प्रशासनिक। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण होंगे। पहला कारण क्या था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण था। तो सीधी बात है, अगर आपको पता होगा कि अंग्रेज कौन है, स्वदेशी या विदेशी, तो ब्रिटिश शासन की प्रकृति कैसी होगी फिर। तो ब्रिटिश शासन की प्रकृति भी विदेशी होगी। तो अंग्रेजों की विदेशी प्रकृति ने भारतीयों को अंग्रेजों से क्या कर दिया, असंतुष्ट कर दिया। मतलब सीधी बात, अंग्रेजों की जो विदेशी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उनकी उस प्रवृत्ति से, उस प्रकृति से भारतीय नाराज हो गए। और अंग्रेज भारत में सदैव, मैंने कहा ना, जैसे भारत में मुस्लिम आक्रांता आए तो थे विदेशी, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपना वतन अपना लिया, तो वो विदेशी से क्या हो गए, स्वदेशी या देशी हो गए। लेकिन अंग्रेज भारत में आए विदेशी बनकर और विदेशी बनकर के ही रहे। उनका मूल उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक क्या करना, धन कमाना। तो हमेशा अंग्रेज भारत में विदेशी ही बने रहे। बात समझ आ रही है ना। तीसरी, और इसी में एक और बात मैं कहूं, इसी में विदेशी तो रह ही रहे, उनके अंदर उनकी जो भावना थी वो भेदभाव से परिपूर्ण थी, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को हमेशा क्या मानते थे, सर्वश्रेष्ठ, भारतीयों को बहुत गिरे हुए मानते थे। दूसरी बात, क्योंकि एक तो कारण ये था, राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण में देखा जाए तो पहली बात डलहौजी की हड़प नीति या डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। चलो, लॉर्ड वेलेस्ली की नीति से मैं इतना फर्क नहीं पड़ा। लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी नीति थी, सहायक संधि। तो मैंने कहा मैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति से इतना फर्क नहीं पड़ा, इतने राजा असंतुष्ट नहीं हुए।
उन्होंने उनकी सहायक संधि स्वीकार कर ली। लेकिन अब डलहौजी ने क्या कर दिया, डलहौजी ने कह दिया कि जिन राजाओं के संतान नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, उनके राज्य का विलय कहाँ होगा, कहाँ होगा, अंग्रेजी राज्य में होगा। कहाँ विलय होगा, अब उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अब तो वे राजा जिनके संतान नहीं होगी, निसंतान होंगे, उन शासक वर्ग के परिवारों में अंग्रेजों के प्रति घबराहट पैदा, उन्होंने कहा हमारे बाद हमारे राज्य का क्या होगा। तो वे राजा या रानी, राज परिवार के लोग अंग्रेजों से क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे। तीसरी बात मैं कह दूं इसमें, 1856 में भारत में रिपोर्ट आई, आउट्रम की रिपोर्ट आई। कब आई, और आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने क्या किया, अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा दिया। क्योंकि वो सारी रिपोर्ट झूठी थी, क्योंकि सबसे अधिक विद्रोह में भाग लिया तो किसानों ने लिया। अगर राजा लोकप्रिय होता, अवध का नवाब, मतलब नवाब था वहाँ, अलोकप्रिय होता तो इतना बड़े पैमाने पर वहाँ के किसान मजदूर, वहाँ की आम जनता विद्रोह में भाग नहीं लेती। अवध के किसान सैनिक भाग नहीं लेते। तो आउट्रम लेख की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया और अवध राज्य का विलय कहाँ कर लिया, कंपनी के राज्य में कर लिया। तो जो मान लो कि चलो वाजिद अली शाह को शासन था उनका, तो वाजिद अली शाह के बेटे कौन थे, ब्रिजेश कादर। भाई उनको गद्दी पर उठा देते ना, राजा अच्छा, नवाब अच्छा नहीं था। तो साथ ही अंग्रेजों ने क्या किया, जब पूरे भारत पर कब्जा कर लिया तो अपने तरीके से उन्होंने आर्थिक नीति लागू की। क्या लागू की, जैसे जैसे कौन सी पॉलिसी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और कलेक्टर के पद का सृजन किया। मूल उद्देश्य, कलेक्टर बनेगा कौन, सिर्फ अंग्रेज अधिकारी। तो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियां भी थी, चाहे वो राजनीतिक नीतियां भी हुई, उनसे भारत का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो प्रभावित नहीं हुआ। जब अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया तो अवध की सेना को अंग्रेजों ने क्या कर दिया होगा, भंग। तो अब अवध के सिपाही था, रोजगार से क्या हो गए, अब वो बेरोजगार। तो जो वे सिपाही जो अंग्रेजी अवध की सेना में थे, अब उनमें अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया होगा, असंतोष। क्योंकि जब सिपाही बेरोजगार हुआ होगा तो सिपाही का अपना परिवार होगा कि नहीं होगा, तो सिपाही के परिवार को अब क्या होगा, कष्ट हो गया होगा। क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी, मान लो कि एक वही सिपाही है उस घर की आजीविका का मुख्य साधन, तो परिवार तो बर्बाद हो गया ना। तो सीधा सर उस जो सिपाही को बर्खास्त किया गया सेना सेवा से, सेवा मुक्त किया अंग्रेजों ने, हटा दिया, सेना ही भंग कर दी अवध की। तो विद्रोह में कूदेगा ना वो। तो पहला कारण क्या है, प्रशासनिक कारण है। दूसरा कारण क्या है, आर्थिक कारण है। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय जो इकोनॉमी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत संरचना का, स्ट्रक्चर का ढांचा ही ढा दिया, उसके ढांचे को ही नष्ट कर दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। जो भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात प्रधान थी, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात प्रधान की बजाय कैसी हो गई, आयात प्रधान हो गई। और वो भी कहां से, इंग्लैंड से। कहां से, इंग्लैंड से। क्यों हो रही है, क्योंकि अंग्रेजों की लगान की राशि कैसी है, बहुत ऊंची है, लगान की दर बहुत उच्च है।
तो किसान क्या हो रहा है, बार बार अंग्रेजों की उच्च लगान दर से, ऊंची लगान दर से किसान का निर्धनीकरण हो रहा है, किसान निर्धन हो रहा है। साथ ही ब्रिटिश मुक्त व्यापार की जो नीति है, पॉलिसी है, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है उनकी, उससे जो भारत के जो उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, उसका पतन हो रहा है। तो शिल्पकार अब क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है, शिल्पकार बेरोजगार होगा तो शिल्पकार शहर से कहां जाएगा, गांव के पलायन करेगा। तो कृषि पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। जब कृषि पर अत्यधिक बोझ बढ़ेगा, कृषि पर भी लगान दर कैसी है, ऊंची है। और आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने कृषि का क्या किया था, वाणिज्यीकरण। तो कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है तो लगान की दर भी ऊंची है, खाद्यान्न उत्पादन हो नहीं रहा है, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो रही है, अकाल का सामना कर रहे हैं। जैसे लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण मतलब मैं कह दूं कि जो जनमानस है उनकी अनेक कठिनाइयां बढ़ रही है, अतः जन असंतोष भी बढ़ रहा है, इसलिए विद्रोह हो रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर। तीसरा मैंने कह दिया, दूसरे कारण हो गया। तीसरा कारण, पहला, दूसरा, अभी कारण ही चल रहे हैं। तीसरा है सामाजिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। तो मैंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक कारण में, तो क्योंकि अंग्रेज भारतीय समाज को किस कोटि का मानते हैं, उच्च कोटि का या निम्न कोटि का, निम्न कोटि का। भारतीय संस्कृति की बेइज्जती करते हैं, भारतीय समाज की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि तत्काल जो भारतीय समाज था उसमें अनेक ऐसी प्रथाएं थी जो समाज के नजरिए से तो अच्छी थी, लेकिन आज के नजरिए से देखें तो गलत है वो। जैसे अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया, तो सामाजिक प्रथा है ना, बोलो है ना। नरबली पर क्या कर दी, रोक लगा दी। दास प्रथा पर क्या कर दी, शिशु हत्या, इन पर रोक लगा दी। साथ ही अंग्रेजों ने क्या किया, उनका अपमान भी किया, प्रथाओं का। और ईसाईकरण पर अंग्रेज क्या दे रहे हैं, भारत में बल दे रहे हैं। तो ईसाईकरण बल देने के लिए अंग्रेज भारत में विभिन्न कानूनों का निर्माण भी कर रहे हैं। जैसे सामाजिकता में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हो रहा है ना। सीधी बात है कि सती प्रधान कानून है, विधवा कानून है, मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, जैसे कानून बनाए जा रहे हैं। अब कोई भारतीय है ना, धार्मिक कारण में अगर देखा जाए तो, ये सांस्कृतिक कारण में, कोई भी सिपाही अब तिलक नहीं लगाएगा। जैसे मान लो मैं तिलक लगाया हूं, तो अंग्रेजों ने कहा, व्यवस्था कर दी कि अब सेना में कोई भी हो, कोई तिलक लगाएगा ही नहीं, कोई चोटी नहीं लगाएगा। मतलब अब लोगों को लग रहा है कि अब अंग्रेज सरकार उन्हें विधर्मी बनाना चाहती। साथ में अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार भेजना शुरू कर दिया, और भारतीय सिपाही समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। मैंने कहा जब भारतीय सिपाही समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे, और उनका मानना था कि अगर हम समुद्र पार गए तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी भारतीयों की मान्यता थी। और अंग्रेज ऐसा, इससे सिपाहियों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति क्या पैदा हो रहा होगा, असंतोष बढ़ रहा है। डाउट क्लियर है। तीसरी बात सैन्य कारण, या चौथी बात सैन्य कारण। हालांकि सैन्य कारण बहुत सारे मैंने बताई दी आपको, क्योंकि अंग्रेज सिपाहियों की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। कहा गया कि अब कोई है ना, सेना में जा रहा है तो कोई सिंह लगाएगा ही नहीं, कोई शर्मा नहीं लगाएगा, कोई यादव नहीं लगाएगा, मतलब कोई भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल सेना में करेगा ही नहीं, न जाति के आधार पर, न हिंदू न मुसलमान। तो जाति सूचक और धार्मिक जो पहचान है, चिन्ह है,
उसको धारण करने से रोका जाएगा। जैसे हिंदुओं में जनेऊ एक प्रतीक है कि उस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है ना। कोई कान में बाली नहीं पहनेगा, उस समय लोग पहनते थे, अब पुरुष अब क्या औरत है हम कान में पहनेंगे। बात समझ पा रहे हो ना। तो इससे क्या हो रहा है कि भारतीय जो सिपाही है वो अंग्रेजों से क्या हो रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं। अतः जब नागरिकों के कष्ट बढ़ रहे होंगे, सीधी बात है, जब किसानों के किसान असंतुष्ट हैं नीतियों से, भाई सिपाही कहां से जाएगा, गांव से, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी कहां रहती है, तो भारत भी कहां रहता है, गांव में। तो भारत की अधिकांश आबादी गांव में है, तो सेना के लोग भी अधिकांश कहां से होंगे। जब गांव के लोगों के कष्ट बढ़ेंगे, जब किसी सिपाही के माता पिता के कष्ट बढ़ेंगे, तो क्या माता पिता के कष्टों से सिपाही प्रभावित नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। तो सिपाही भी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट है, क्योंकि सिपाही वो बाद में है, पहले एक नागरिक भी है सिपाही होने के साथ साथ वो। जैसे मान लो कि मैं अगर कल को सिविल सर्वेंट बन जाऊं, तो पहले सिविल सर्वेंट बाद में, लेकिन मैं सिविल सर्वेंट तो मैं हुई, साथ में मैं भारत का नागरिक भी हूं। तो जो समाज पर प्रभाव आएगा, समाज की जो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का प्रभाव मेरे जीवन पर भी पड़ेगा। इससे सिपाही असंतुष्ट हुए। बात समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा पांचवा कारण युद्ध का कारण क्या रहा। मैंने कहा कि एक था तत्कालिक कारण या तात्कालिक कारण। इसी से मैं कहा जा रहा है कि सिपाहियों को ब्राउन वेस राइफल की जगह एक नई राइफल दी गई, इसकी जगह पर एक नई राइफल आ गई, एनफील्ड। जब सिपाहियों को एनफील्ड राइफल दी गई, तो उस राइफल में जो कारतूस होते थे, ऐसा कहा था कि उन राइफलों के कारतूसों को, किनारों को दांतों से काटना, उसके बाद बंदूक में डालते थे बारूद, राइट। और तो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चारवी वाले कारतूस का मुद्दा पहली बार बंगाल में दमदम सैन्य छावनी थी, वहां उठा। और इस तरह से कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीय सिपाहियों को दमदम में मिली। और उसी समय मैंने कहा कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे बंगाल की बैरकपुर छावनी में। कौन? मंगल, राइट। और मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का यूज करने से मना कर दिया। जब उन पर दबाव डाला गया, तो गुस्से में आकर के सार्जेंट और हुरसन को उन्होंने, इसमें एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, राइट। मंगल पांडे को फांसी हो गई। जब यही बात मेरठ में पहुंची, तो मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो उन सिपाहियों का क्या हो रहा है? कोर्ट मार्शल हो रहा है। सिपाहियों का क्या हो रहा है? कोर्ट मार्शल हो रहा है। देसी 85 पैदल घोड़सवार सेना के सिपाही थे, उन सिपाहियों को लंबे कारावास की सजा सुनाई गई। फलतः परिणाम ये हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और उन्होंने वहां के मेरठ के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और जेल में जितने भी बंद थे सभी अपने साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया। उसके बाद कहा जाता है कि उस समय
मेरठ के छावनी के कोतवाल थे धन सिंह, उन्होंने इस विद्रोह को रोकने का प्रयास किया ही नहीं। वो तो चाह रहे थे कि बगावत हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ, और खुद भी शामिल हो गए अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में। धन सिंह गुर्जर, या कोतवाल थे धन सिंह कोतवाल, उन्हें कहा गया। वही मेरठ के सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए और दिल्ली पहुंच कर के बूढ़े बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से प्रार्थना की कि आप ही हमारा नेतृत्व करें। और बहादुर शाह जफर को भी एक नई आशा की किरण लगी कि हमारा फिर से मुगलिया ताज सुरक्षित हो सकता है, दोबारा से मुगल साम्राज्य मुगल सल्तनत की स्थापना हो सकती है। उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन और उनका नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। किसी ने तो कहा था कि चलो वहाँ चलते हैं, किसके पास? नाना साहब के पास, वो भी पेशवा हैं, दत्तक पुत्र हैं बाजीराव द्वितीय के। लेकिन पेशवा ने कहा, बाजीराव नाना साहब ने, कि हम बहादुर शाह के झंडे के नीचे ही बगावत करेंगे। तो अब प्रश्न ये आता है कि उस समय अगर देखा जाए तो विद्रोह का प्रसार अगर देखें तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री है पार्मिस्टन है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर है। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए आगे बढ़ते बढ़ते इसका प्रसार, मैंने कहा ना विधिवत शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हो रही है, मेरठ छावनी से हो रही है। तो 57 की जो क्रांति है उसका प्रतीक रोटी और कमल है, और साथी सिपाहियों को, साथी भारतीयों को घर घर सिपाही पैसे भेज रहे हैं रोटी और कमल के माध्यम से, साथ में चूड़ी। हमारे साथ नहीं आ सकते तो क्या पहन लो? चूड़ी पहन लो, बिंदी लगा लो, सिंदूर लगा लो, मतलब मर्दाने से क्या बन जाओ? जनाना। मोटिवेट किए जा रहे हैं। तो बहादुर शाह नेता बन गए, और विद्रोह का मूलतः जो प्रसार का केंद्र है पूरा उत्तर भारत रहा। जैसे मैं कहूँ, अगर इस विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हो रहा है, तो मैंने कहा कि जो विद्रोह का जो प्रसार हो रहा है, तो एक तो दिल्ली में ही हो रहा है। दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बहादुर शाह। कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफर कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर के सेनापति कौन है बताओ? बहादुर शाह जफर के सेनापति कौन है? वक्त खान, है कि नहीं? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला। नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या। तात्या टोपे। मूल नाम इनका क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। टोपे सब जुड़ गया। कहते हैं कि कोई कहता है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय ने उन्हें एक टोपी दी, रत्नों से जड़े थे, हीरे जवाहरात से जड़े थे, और वो टोपी को हमेशा अपने सर पे लगाए रखते थे, इसे नाम जुड़ गया टोपे। अगर 57वीं क्रांति के महासमर में देखा जाए, उत्तर भारत में एक महान योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित किसने किया? तात्या टोपे। अच्छा, बोल तात्या रहा हूं, ठीक। तो तात्या टोपे की एक खास विशेषता थी कि कभी अंग्रेजों ने इनकी शकल को देखा नहीं,
ऐसा कहा जाता है कि मेजर मीट ने लिखा है कि हमने कई अंग्रेज फौज लगा दी तात्या के खिलाफ, फिर भी अंग्रेज फौज तात्या को पकड़ने में सफल नहीं, पकड़ना दूर की बात, उसकी शक्ल नहीं देख पाई। छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा अधिक प्रयोग, 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी अकेले ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से। अंततः अंग्रेजों ने नरवर के, कहा जाता है कि नरवर के मानसिंह जो थे नरवर के शासक, उनकी गद्दारी के कारण जिला गुना के पाड़ौन के निकट जंगलों में तात्या को सोते समय गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों ने तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी चौराहे पर फांसी पर लटका दिया था। तो ये महान क्रांतिकारी हैं भारत के, हमें इनको योगदान को हमेशा याद रखना होगा, राइट। झांसी में कौन था, सब पता होगा, बताओ। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई लड़ी थी ना। अब मैंने कहा कानपुर, झांसी, दिल्ली, बताओ मथुरा में कौन थे, देवी सिंह। मंदसौर में कौन थे, मंदसौर शहजादा फिरोज, शहजादा फिरोज शाह मुगल घराने से थे। इसके अलावा देखा जाए तो बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान। बरेली में खान बहादुर खान। जगदीशपुर, कुंवर सिंह। और उनके भाई कौन थे कुंवर सिंह के, अमर सिंह। तो इसके अलावा देखा जाए तो अन्य क्रांतिकारियों में जैसे उत्तर भारत में बहुत सारे थे, जैसे ठाकुर रणमत सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, राजा बखतवली और उनके सेनापति बोधन धोआ जो सागड़ रियासत के थे, अजमेरा के राजा बख्तावर सिंह, महू के सादत खां, निमाड़ में टांटिया भील, असम में मनीराम दत्त और कंपरदेश्वर, राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल, फैजाबाद में अहमदुल्ला, मेरठ में कदम सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, आरा या जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह थे ही थे। अवध में कौन था, बेगम हजरत में। जैसे ग्वालियर में महादेव शास्त्री, अजमेरा के राजा, धार के राजा बख्तावर सिंह, सागर में शेख रमजान, इलाहाबाद में लियाकत अली। तो ये विद्रोह के प्रमुख कौन थे, नेता थे। गुलाम गौस, ठीक। दक्षिण में और भी बहुत सारे थे, लेकिन विद्रोह का मूल केंद्र ही पूरा यूपी था, एक तरीके से यूपी बिहार, राइट। क्या था, दिल्ली से लेकर के पूरा यूपी बिहार और मध्य प्रदेश, यही प्रमुख केंद्र थे। बाकी तो सब जगह इतना विद्रोह। तो अब विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, मैंने कहा कि विद्रोह की असफलता के कारण में देखा जाए, विद्रोह का सीमित प्रसार हुआ। यह आंदोलन व्यापक जन आंदोलन नहीं था, कुछ ही राजा, राज परिवार, जागीरदार, जमींदार, ऐसे लोगों ने भाग लिया। वसुतः बड़ी संख्या में फिर भी भारत के अनेक राजा, महाराजा, जागीरदार, जमींदार अंग्रेजों के पक्ष में रहे। अगर इन शासक वर्ग ने हृदय से क्रांतिकारियों का साथ दिया होता तो भारत के इतिहास की दशा और दिशा अलग ही होती। बात समझ में आ रही है ना। तीसरी बात मैंने कहा
कोई संगठन का भाव था, कोई केंद्रीय शक्ति ऐसी नहीं थी कि सभी क्रांतिकारियों को अपने एक ही झंडे के नीचे लड़ा सके अंग्रेजों से। परंपरागत हथियार थे, भारतीय सिपाही तलवार, लाठी, डंडे, फरसे, तीर कमान से लड़ रहे थे। अंग्रेजों के पास वो कि आधुनिकतम हथियार थे, उनकी प्रशिक्षित सेना थी। अंग्रेजों की एक ही राष्ट्रभाषा थी अंग्रेजी, जबकि भारतीयों की अनेक भाषा होने के कारण वे संदेश समझ ही नहीं पाते थे एक दूसरे का। कोई ऐसा नेता भी नहीं था, योग्य सैनिकों का अभाव था, कमांडर कोई बहुत योग्य नहीं था, आधुनिक शस्त्र संचार सेवाएं नहीं थी। तो साथ ही इस समय क्रीमिया युद्ध से खाली हुई ब्रिटिश सेना भी भारत में आ चुकी थी, अतः अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में क्या हो रही है, सहायता हो रही है। तो अब प्रश्न यही है कि विद्रोह का परिणाम क्या हो रहा है, विद्रोह का परिणाम क्या हो रहा है? सीधी बात है, स्वरूप और असफलता कार्ड दोनों एक जैसे मिल जाएंगे वहीं से। तो मैंने कहा परिणाम ये हो रहा है कि भारत में कंपनी के शासन का अब खात्मा हो रहा है और भारत का अब शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो रहा है। भारत में अब अनेक अंग्रेज प्रशासनिक संरचना का विकास कर रहे हैं। इसी क्रम में अंग्रेजों ने या इसी क्रम में ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित कर दिया और भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। साथ ही भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, उसकी जगह नया पद बन गया, क्या? वायसराय। साथ ही वायसराय के हर कार्यों पर गतिविधि रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्राउन पद की भारत सचिव पद का सृजन कर दिया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। और अंग्रेजों का भारतीय सिपाहियों पर से विश्वास हटा दिया, अब उनके अनुपात में भी बदलाव कर दिया। अब 1:2 का अनुपात रहा, जो पहले कभी 1:5 और 6 का अनुपात होता था। ठीक, वायसराय की सहायता के लिए एक परिषद का गठन कर दिया। अंग्रेजों ने कहा, घोषणा की 58 के अधिनियम में, अब किसी भी भारतीय रियासत का विलय अंग्रेजी राज्य में नहीं किया जाएगा। लिखिए जल्दी से, लिखिए। सत्तावन के विद्रोह के कारण, 57 के विद्रोह के कारण